नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। और दोस्तों, अपनी पशु परिचर भर्ती की आज ये छठी क्लास होने वाली। बेहद शानदार अपना ये सेशन चल रहा है। रेगुलरली आपको डेली सुबह 10:30 बजे मॉर्निंग में हमेशा आपको रेगुलर लाइव क्लासें मिलती हैं। और आपके जो कमेंट और आपके जो व्यूअर वगैरह हैं, वो सब कुछ मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं कि ये जो अपन ने जो मुहिम छेड़ी है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सफलता की राह पर चल रही है और बहुत अच्छा इसका नतीजा निकलने वाला है। दोस्तों, अपन ने कल राजस्थान के भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक शुरू करा था, जो राजस्थान जियोग्राफी के अंदर का सबसे बड़ा टॉपिक है। उसका पहले पहला वीडियो मैंने बना दिया। राजस्थान के भौतिक प्रदेश का पहला वीडियो मैंने बना दिया और बहुत अच्छा वीडियो बना था। उसमें मैंने आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया, फिर प्रोफेसर वीसी मिश्रा का वर्गीकरण बताया, रामलोचन सिंह का बताया और हरिमोहन सक्सेना का वर्गीकरण बताया था। वो सब चीजें मैंने पूरी डिटेल से बहुत ही अच्छे से, बहुत शानदार। पशु परिचर भर्ती को तो मैंने टारगेट लिए ही लिया। इसके अलावा राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, कांस्टेबल हो, पुलिस हो, एसआई हो, वीडियो हो, आरएस हो, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, सब में ये काम आने वाला है। दोस्तों, बहुत शानदार ये क्लासें हो चल रही है। आज अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश की दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। और उन दूसरी क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले कुछ चीजें बताता हूँ, उसके बाद में अपन क्लासेज शुरू करेंगे। दोस्तों, ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश की आज दूसरी क्लास होने वाली है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, वो समझना बेहद जरूरी है। उसके बाद में अपन शुरू करेंगे। ये राजस्थान है, अपना प्यारा राजस्थान, हमारा राजस्थान। दोस्तों, आपको मैंने हरिमोहन सक्सेना, जिन्होंने 1994 में जो वर्गीकरण दिया था, उस वर्गीकरण को मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, क्योंकि आज अपने को वही पढ़ना है। भाई बस मैं उसके एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। आज विशेषली अपना पश्चिमी जो थारका मरुस्थल है, पश्चिमी मान मरुस्थल है, रेगिस्तान है, उसके बारे में अपन डीपली से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो अपना ये भाग है, एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा बिल्कुल ये भाग। एक नंबर अपने को ये बोलना, दो नंबर इसको बोला, तीन नंबर इसको बोला। मैं थोड़ा सा इसको ऐसा बना सकता हूँ दोस्तों, हालांकि ये इस प्रकार की आकृति है ना। थोड़ा सा भली मैं इसको इसको भी ऐसा मैं कर सकता हूँ। और चौथा नंबर ये बोला। दोस्तों, ये राजस्थान के चार भौतिक प्रदेश है। मुख्य रूप से राजस्थान के चार भौतिक प्रदेश है। चारों को अच्छे से समझना। बहुत शानदार ये क्लासेस चलने वाली है। इतना शानदार आपको कंटेंट मिलेगा दोस्तों, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला। जो ये पहला भौतिक प्रदेश है, इसका नाम क्या है दोस्तों? पहले भौतिक प्रदेश का नाम है पश्चिमी थार का मरुस्थल। पश्चिमी थार का मरुस्थल, बिल्कुल ये पहले पॉइंट का नाम है। अच्छे से याद कर लेना, ये पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो दूसरा है ना दोस्तों, इसका नाम है अरावली अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य अरावली प्रदेश। जो ये तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये जो चौथा भाग है, ये दोस्तों हड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी हड़ौती का पठार। मैं ऐसा पूरा लिख देता हूं, दक्षिणी पूर्वी हड़ौती प्रदेश या हड़ौती पठार, कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी हड़ौती का प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हड़ौती प्रदेश, कुछ भी अपन बोल सकते हैं। ये चार भाग है दोस्तों। इन चारों भाग को डिटेल से अपन को अध्ययन करना है। मैं उससे पहले इन चारों भागों की कुछ बात बताता हूं। दोस्तों, ये जो पश्चिमी थार का मरुस्थल है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी जनसंख्या कितनी है, ये दो चीज आपको समझना थोड़ी सी जरूरी है। इसका भी क्षेत्रफल कितना है और इसकी भी जनसंख्या कितनी है,
ये बात भी समझनी। इसका भी क्षेत्रफल कितना है और इसकी जनसंख्या कितनी है, बिल्कुल इसका भी क्षेत्रफल कितना है और इसकी जनसंख्या भी कितनी है, बिल्कुल बहुत तगड़ी बात है। यदि आपको इसका क्षेत्रफल और इसकी जनसंख्या पता चलेगी तो दोस्तों आप ये बता सकते हो कि कौन सा भाग सबसे बड़ा है, कौन सा भाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भाग है, कौन से भाग में सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दोस्तों पश्चिमी थार का मरुस्थल है इसका क्षेत्रफल कितना है, अच्छे से याद रखना दोस्तों 61%। कितना परसेंट है, 61%। और मैं एवरेज एकदम एग्जैक्ट लिखूं तो 61.11%। एग्जैक्ट तो ये है, बाकी आपको दिमाग में 61% रखना है। यानी पश्चिम का थार का मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो एग्जैक्ट 61.11% है, लेकिन आपके दिमाग में 61% रखना है, 61%। दोस्तों आगे बात लेते हैं, मैं फिर हर एक चीज को याद करो दूंगा। अभी आपके दिमाग में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों याद करूंगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा दिमाग में उतरेगा, सीधा आपके डब्बे में उतरने वाला है। दोस्तों दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। जो ये दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, इस अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है याद करना। दोस्तों ये 61, अपने दिमाग में सिर्फ 61 याद करो। 61 में कितने जोड़ू कि 70 हो जाए, 61 में मैं कितने जोड़ू कि 70 हो जाए। दोस्तों आप कहोगे 9 जोड़ो, दोस्तों जोड़ दिया, बिल्कुल 9%। अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है 9%। यानी मैंने बोला 61 में कितने जोड़ू कि 70 हो जाए, बोला सर 9 जोड़ दो और ये 9% क्षेत्रफल हो गया। अब बात समझ में। अब आगे, अब ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों अपने कितने भाग कर दिए, दो। एक तो पश्चिम का थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, दो भाग कर दिए। कितने भाग कर दिए अपने कंप्लीट, दो भाग कर दिए। चल कौन सा रहा है, तीसरा भाग चल रहा है, ये 23%। समझ में आया कुछ। पश्चिम का जो थार का मरुस्थल है इसका क्षेत्रफल 61%, आपको याद रखना। 61 में मैं कितना जोड़ू कि वो 70 हो जाए, 9 जोड़ दो। अपने कितने भाग कर लिए, दो भाग, एक भाग, दो भाग, दो भाग कर लिए या दो लिख दिया मैंने। और चल कौन सा रहा है, तीसरा भाग, तो इसका मतलब यहाँ पे 23 लिख दो। क्या लिख दो, 23। अब जोड़ो देखो, 61 और 9 कितने हो गए, 70। 70 और 23 कितने हो गए, 93। कितने हो गए, 93। तो बचे कितने दोस्तों, 100 में से पीछे 7 बचे। कितने बचे, 7। या मैं इसको एग्जैक्ट करूं, क्योंकि दोस्तों जो ये पॉइंट 11 है ये भी कम होगा, तो एग्जैक्ट यदि बोलूं तो 6.89%। 6.89% ये एग्जैक्ट है। 6.89% तो एग्जैक्ट है और आपके दिमाग में रखना 7%। ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल, मैं मानता हूं आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया हो। अब दोस्तों इसकी जनसंख्या को लेते हैं, इसकी जनसंख्या कितनी है ये भी आपके दिमाग में बैठना चाहिए। दोस्तों इस भाग की और इस भाग की, पहले और दूसरे भाग की जनसंख्या 50% और तीसरे और चौथे भाग की जनसंख्या भी 50%। भाई मैं कह रहा हूं पहला भाग और दूसरा भाग की जनसंख्या होनी चाहिए 50%, तीसरा और चौथे भाग की जनसंख्या भी होनी चाहिए 50%। जब 50 पहले और दूसरे की होगी और तीसरे और चौथे की भी 50 होगी, तब जाके बराबर कितनी हो जाएगी, 100%। ये समझ में आएगी। अब देखो, अब मैं सबसे पहले बात करता हूं इसकी कि इसकी 40% जनसंख्या, पश्चिम के थार के मरुस्थल की जनसंख्या कितनी है, 40%। अब मैं 40 में क्या जोड़ू दोस्तों कि 50 हो जाए। आप कहोगे सर 10 जोड़ दो, इतनी तो हमारी गणित इतनी तेज है। यानी कि 40%, आपको ये याद रखना, सिर्फ ये याद रखने से पीछे वाले सारे काम हो रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि 40%, 40 में मैं क्या जोड़ू कि 50 हो जाए, 10 जोड़ दो सर। अब आगे बात करते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब आगे देखो, अब अब बात ये करते हैं दोस्तों, ये कितना, कौन सा पार्ट चल रहा है, तीसरा पार्ट। कौन सा पार्ट चल रहा है, तीसरा पार्ट चल रहा है। अब तीसरा पार्ट चल रहा है तो इसका मतलब मैं, तीसरा पार्ट चल रहा है इसका मतलब 3 लिखूं, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ये 39% जनसंख्या। अब समझ, और अब 39 में से कितने जोड़ू कि 50 हो जाए, सर 11 जोड़ लो। क्या तकलीफ हुई दोस्तों, ये आपको
क्षेत्रफल और जनसंख्या अच्छे से मेरे हिसाब से दिमाग में बैठ गई होगी कि थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, 61.11, अरावली पर्वतीय प्रदेश का 9%, पूर्वी मैदानी प्रदेश का 23%, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार का 6.89% तो एग्जैक्ट है, और ऐसे दिमाग में बैठा हो तो 7%। इसकी जनसंख्या 40%, इसकी जनसंख्या 10%, इसकी जनसंख्या 39% और इसकी जनसंख्या 11%। ये तो आपके दिमाग में मेरे हिसाब से बैठ गया होगा। आई बात सुनने, अब मैं एक एक चीज लेता हूँ। ये बैठ गया तो आप सबसे पहले इसको उतार देना। ये क्वेश्चन हर बार आता है, हर एग्जाम में आता है। बस सुनने, मिटा दो इसको, लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब मैं मिटाता हूँ इसको। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे पहला पॉइंट, पहले नंबर का, वो पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आज अपने को ये पढ़ना है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों, अपना जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको अपन थार का मरुस्थल कहते हैं, इसको महान मरुस्थल कहते हैं। दोस्तों, ये कौन से देशों में पाया जाता है? जो अपना पश्चिम का मरुस्थल है, जो पश्चिम का मरुस्थल है दोस्तों, ये मरुस्थल दो देशों में पाया जाता है। कौन कौन से दो देश है? एक तो अपना प्यारा सा भारत, और एक अपना लल्ला, अपना बेटा, क्या है दोस्तों? पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान पहले अपना ही था, थार का मरुस्थल थोड़ी जानता कि भाई साहब ये अपना ही लल्ला है, ये तो फैलेगा, इसका काम है। आई बात सुनने, तो भारत और पाकिस्तान में मरुस्थल पाया जाता है। जो अपना थार का मरुस्थल है, वो भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। अपना जो पश्चिम का मरुस्थल है, इसको भारत में तो क्या कहते हैं दोस्तों? थार का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। अपन तो कहते हैं अपने जो मरुस्थल है, अपन भारत वाले लोग तो उसको कहते हैं थार का मरुस्थल। अब इसी मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? अच्छे से याद रखना, उसको कहते हैं चोलिस्तान। क्या कहते हैं दोस्तों? चोलिस्तान। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो अपना पश्चिम का मरुस्थल है, उसको भारत वाले तो कहते हैं थार का मरुस्थल, और पश्चिम में जो अपना मरुस्थल फैला हुआ है, इस मरुस्थल को पाकिस्तान में कहते हैं चोलिस्तान। क्या कहते हैं दोस्तों? चोलिस्तान। आई बात समझ में? अब देखो, ये भारत में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, याद कर लेना। पंजाब में फैला हुआ है, पंजाब के पास में हरियाणा में फैला हुआ है, हरियाणा के बाद में क्या आता भाई? अपना राजस्थान आता है, राजस्थान में फैला हुआ है, और राजस्थान के बाद में कहाँ फैला हुआ है दोस्तों? गुजरात में फैला हुआ है। यहाँ तक थार का मरुस्थल बिल्कुल फैला हुआ, दबा के फैला हुआ। यहाँ अपना थार का मरुस्थल फैला है। इसमें भी सबसे ज्यादा जो थार का मरुस्थल है, 61.11%, तो अपने केवल और केवल राजस्थान में पाया जाता है, और सबसे कम पाया जाता है हरियाणा में। अब बस उनमें, तो ये तो छोटी सी एक बात हुई कि जो मरुस्थल है, वो भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। भारत में उसको थार का मरुस्थल कहते हैं, पाकिस्तान में उसको चोलिस्तान कहते हैं। ये सीधी बात आ गई। भारत में भी अपने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, भारत में 4 राज्यों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में। सबसे ज्यादा जो फैला हुआ है, राजस्थान में फैला हुआ है, 61.11%। आई बस में आगे, ये तो चीज आपके दिमाग में बैठ गई, समझ में आ गया। अब लेता हूं मैं अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको अपन कहते हैं थार का मरुस्थल। ये आज का अपन अगेन पूरा का पूरा करेंगे दोस्तों। देखो, सबसे पहले अपना जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको बोलते हैं थार मरुस्थल। क्या बोलते हैं दोस्तों? थार का मरुस्थल। मैंने दो चीज आपको सिखा दी। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सीधा सीधा आपके क्षेत्रफल बता दिया मैंने, इसकी जनसंख्या मैंने बता दी, इसका क्षेत्रफल कितना था? 61.11%, और यहाँ की जनसंख्या कितनी थी? 40%। ये दो चीजें तो आपको हर भाग के ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाना चाहिए। अब याद करते हैं अपनी बात। अब सुन, जो ये पश्चिमी थार का मरुस्थल है, सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखना, इसके इंपॉर्टेंट बात है कि पश्चिम के थार के मरुस्थल को एक व्यक्ति थे, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, जिन्होंने अपने थार के मरुस्थल को क्या नाम दिया? रुक्ष प्रदेश नाम दिया। रुक्ष का मतलब होता है दोस्तों सूखा। रुक्ष का मतलब क्या होता है?
सूखा या शुष्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कि थार के मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश किसने कहा? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था। भाई बात सुन में इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना, ये क्वेश्चन आता है। अब आगे, ये जो थार का मरुस्थल है दोस्तों, इस थार के मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे हुई? ये थार का मरुस्थल कैसे बना, किसका अवशेष माना जाता है? इस थार के मरुस्थल की उत्पत्ति मानी जाए तो इसकी उत्पत्ति तैतीस सागर से हुई थी। थार के मरुस्थल की उत्पत्ति किससे हुई थी? तैतीस सागर से उत्पत्ति हुई थी। सर आपने आपको कैसे पता तैतीस सागर से उत्पत्ति हुई? आप कैसे कह सकते हैं ये तैतीस सागर से उत्पत्ति हुई? बिल्कुल, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति तैतीस सागर से हुई। अब क्यों हुई, इसके मैं आपको दो तीन रीजन बताता हूँ। इसका थार का मरुस्थल तैतीस सागर का ही अवशेष है या तैतीस सागर से ही थार का मरुस्थल बना? कैसे बना, या अपने को कैसे पता चल रहा है कि थार का मरुस्थल तैतीस सागर से ही बना है? तो देखो दोस्तों, तैतीस सागर प्राचीन काल में, मैंने आपको कल जो अपनी पृथ्वी की जो अपना विस्थापन सिद्धांत बताया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसमें ऊपर तो अंगारा लैंड बताया, बीच में अपने जो नीचे गोंडवाना लैंड और उसके बीच में समुद्र बताया, महासागर बताया, तैतीस सागर। दोस्तों ये जो तैतीस सागर था ना, ये बिल्कुल खारा पानी था। बिल्कुल क्या था? खारा पानी। और अपना जो आज का जो अपना पश्चिमी मरुस्थल है, वहां पे प्राचीन काल में तैतीस सागर था और वो तैतीस सागर बिल्कुल खारा था। इसीलिए आजकल अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे ज्यादा या सर्वाधिक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में क्या पाई जाती है? खारी झीलें पाई जाती है या खारे पानी के अवशेष पाए जाते हैं। पहला पॉइंट अपन कह सकते हैं कि तैतीस सागर प्राचीन काल में खरा था। तैतीस सागर खरा था, इसीलिए थार के मरुस्थल में सर्वाधिक मीठे पानी की तो कुछ है ही नहीं, थार के मरुस्थल में खारी झीलें पाई जाती है। पहला अवशेष का पहला कारण अपन दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट, भाई सागर था तो उसमें मछलियां वगैरह भी थी, तो इस तैतीस सागर में मछलियां वगैरह थी। धीरे धीरे ये तैतीस सागर पूरा धूल वगैरह से, ऐसा ही कुछ प्राकृतिक घटनाओं की वजह से ये बंद हो गया या दब गया, तो इसमें मछलियां वगैरह थी तो वो भी दब गई। तो एक गांव है दोस्तों जैसलमेर में, कुलदरा गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? कुलदरा गांव। और ये कुलदरा गांव कहाँ है? जैसलमेर। इस कुलदरा गांव जैसलमेर में किसके अवशेष मिले? मछली के अवशेष मिले। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद कर लें। मछली के अवशेष कहां से मिले? कुलदरा गांव जैसलमेर से। इस अवशेष से भी अपन कह सकते हैं थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तैतीस सागर का अवशेष माना। आगे की बात और करते हैं। इस तैतीस सागर में अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। मगरमच्छ भी रहते होंगे, मछलियां भी थी, झींगा वगैरह अनेक प्रकार के जीव रहते थे। वो जीव सब दब गए, तो उन जीव से दबने से बन गया जीवाश्म। क्या बन गया दोस्तों? जीवाश्म। और थार के मरुस्थल में सर्वाधिक जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं और जीवाश्म के अवशेष हजारों लाखों साल दबने से उससे अपने को जीवाश्म खनिज की प्राप्ति होती है। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सर्वाधिक अपने पश्चिम के थार के मरुस्थल से निकलती है। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ईंधन वगैरह जितना भी सब कुछ है वो सब के सब अपने को पश्चिम के थार के मरुस्थल से निकलती है। ये तीन कारण आपके दिमाग में याद करना। और ऐसा तो कारण और है, वहां पे औषधि चट्टाने भी पाई जाती है। और भी कारण मैं बता सकता हूँ। ओकलवुड फॉसिल्स पार्क, जीवाश्म का अवशेष मिला हुआ है। ओकलवुड फॉसिल्स पार्क ओकल गांव में मिला हुआ है। वहां लकड़ी के अवशेष मिले। ये सब के सब अपने को तैतीस सागर के अवशेष के रूप में जाना जाता है। तो सीधा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि थार का मरुस्थल किस महासागर या किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। थार का मरुस्थल की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? तैतीस सागर से उत्पत्ति हुई। अपन क्या क्या कारण दे सकते हैं भाई रियल में ही तैतीस सागर से उत्पत्ति हुई है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है क्योंकि तैतीस सागर खारा था, या लवणीय झीलें पाई जाती है, लवणीय भूमि है, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। तैतीस सागर में वही सागरों में मछलियां होगी और मछलियों के अवशेष भी मिले हैं अपने को कुलदरा जैसलमेर से। यहाँ पर अपने पश्चिमी थार मरुस्थल में जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब के सब अपने को वहां से मिले। तो आपको पश्चिम का थार का मरुस्थल थोड़ा बहुत समझ में आया कि पश्चिम का थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल 61.11% है, जनसंख्या 40% पाई जाती है। ईश्वरी प्रसाद ने इसको रुक्ष प्रदेश कहा है। और थार का मरुस्थल
की उत्पत्ति 33 सागर से हुई है या 33 सागर का अवशेष है, क्यों है ये कारण मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक आपको कोई दुख दर्द कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ। मिटाओ, मिटाओ क्या, ये लिखो, छापो या स्क्रीनशॉट लो, जो भी लो फटाफट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। हाँ, कर दिया। अब दोस्तों आगे, ये तो मैंने इसकी उत्पत्ति बता दी, उत्पत्ति बिल्कुल आपको अच्छे से समझा दी। अब दोस्तों ये जो पश्चिमी थार का मरुस्थल है, इस पश्चिमी थार के मरुस्थल की विशेषता क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, विश्व का सबसे सघन मरुस्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विश्व का सबसे सघन मरुस्थल कह सकते हैं या विश्व का सबसे घना मरुस्थल कह सकते हैं, किसको, अपने थार के मरुस्थल को, या थार का मरुस्थल। विश्व का सबसे सघन मरुस्थल, यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब अपन कैसे कह सकते हैं, मतलब झाड़ी है, ग्वारपाटा है, फॉग है, मतलब पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु है। और बस उनमें विश्व का सबसे सघन मरुस्थल है, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या भी पाई जाती है। विश्व में ऐसा कहीं नहीं है कि इतनी 40% जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन थार के मरुस्थल में सर्वाधिक जनसंख्या भी है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु, बहुत सारे, खेजड़ी है, फॉग है, ग्वारपाटा है, यहाँ पर एक सांप भी पाया जाता है, मैं अभी नाम बताऊंगा। उस सांप का नाम है पावना। क्या नाम है दोस्तों, पावना, पावना सांप है, बिल्कुल, पावना सांप। भाई साहब उसको तो अपन पावना ऐसे ही याद करेंगे, लेकिन उस सांप का नाम पावना सांप नहीं है, उस सांप का नाम है पीवड़ा सांप। कौन सा सांप है दोस्तों, पीवड़ा सांप। ये गजब का सांप है भाई साहब, ये पीवड़ा सांप भी गजब का है। ये भाई साहब दिन में काटता ही नहीं है, ये सिर्फ लाड करता है। क्या करता है, लाड। कैसे करता है बताऊं भाई साहब, ये पीवड़ा सांप एज अपन पावड़ा ही मानेंगे, सांप का नाम तो पीवड़ा सांप है दोस्तों, लेकिन ये पावड़ा सांप क्या करता है दोस्तों, दिन में आपके कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप रात को सोते हो ना, तो भाई साहब सीधा आवे, छाती मारते अटे, नाक मारते बैठो हटो रहे, बढ़िया आराम हो। आई ने आपने खावे भी को नहीं, लाड करे, लाड कहीं करे, आपने नाकन बैठो रही और बैठो रहे यूं फूक मारे, आप आपके अंदर का जो जहर है ना, वो आपके श्वास के अंदर डाल देगा। भाई साहब आप जो रात रा होता आगे, जो जो सुबह तक ही होते ही रोला, लाइफ टाइम तक होते ही रोला, फाचा भी नहीं उठो, एड़ा थे पावना साहब, गजबरो आदमी है, वो भी तो गजब को सांप है, इन्हें कहते पावना सांप। पावना भी जो लाड प्यार करे नहीं, यूरी वो पावना सांप भी करिया करे, सीधो छाती मत बैठे, एड़ी जहर गल है कि भाई साहब लाइफ टाइम तो होते ही रह जाओ, है नी। ध्यान रखना इन पावना सांप कटी थार का मुस्तल में थे भी घूमन जाओ ना, तो बिल्कुल इनो ध्यान रखना, पावना गजब लाड कर देवेला। भाई बात सुन ले, तो ये अपन सघन मरुस्थल है। थोड़ा सा मैंने एग्जांपल दिया कि भाई यहाँ पे इतने सारे लोमड़ी, खेजड़ी, फॉग, ग्वारपाटा, लिलोन, अपनी घास मरुस्थल, घास पाई जाती है, लिलोन, सेवन, दामन, करड़, ये सब यहाँ पे घासें वगैरह पाई जाती है। अब आगे दूसरी बात, ये विश्व का नवीनतम विश्व का नवीनतम मरुस्थल है, या इसको कह सकते हैं युवा मरुस्थल है, बिल्कुल। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है, सबसे नया मरुस्थल है, सबसे युवा मरुस्थल है, तभी तो युवा है, इसीलिए तो ये बढ़ रहा है। थार का मरुस्थल युवा है, जवान है, इसीलिए तो ये बढ़ रहा है। अपना जो थार का मरुस्थल सबसे ज्यादा, थार का मरुस्थल सबसे ज्यादा अपने पूर्व की तरफ बढ़ रहा है, थार का मरुस्थल सबसे ज्यादा पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। अजमेर के आसपास की जो कटी-पटी जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में से थार का मरुस्थल धीरे-धीरे अपने रेत के टीले है, जो रेत है, वो धीरे-धीरे पूरब की ओर बढ़ रहा है। तभी तो थार के मरुस्थल का बढ़ना, थार के मरुस्थल का बढ़ना, उसको क्या कहते हैं, रेगिस्तान मार्च कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट बात है कि थार के मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना, थार का मरुस्थल के आगे की ओर बढ़ना, उसको बोलते हैं रेगिस्तान मार्च कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगिस्तान मार्च। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि थार के मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना क्या कहलाता है, रेगिस्तान मार्च कहलाता है। सीधी बात, नो बकवास। याद हुई कि नहीं हुई, अच्छे से हुई कि नहीं हुई, सीधा दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, बहुत अच्छी बात है। बस सुन ले, तो विश्व का सबसे नवीनतम या युवा मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल है। विश्व का सबसे सघन मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल है। आज बस सुनने, आगे आगे और बताता हूं। इस थार के मरुस्थल की खास बात और बताऊं तो देखो, ये थार का मरुस्थल अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। थार का मरुस्थल
अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। थार का मरुस्थल अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। देखो दोस्तों, इस तरफ तो थार का मरुस्थल है और बीचों बीच में से अरावली जाती है, बीचों बीच में से अरावली जाती है। ये अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश, जब भी अपनी बारिश होती है तो वो बारिश अरावली के सारे सारे आगे की ओर चली जाती है। अपने थार के मरुस्थल में बारिश नहीं होती है। या अरावली अपने जो अपने पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से भी जो बारिश आती है वो अरब सागर अपने जो पश्चिम के थार के मरुस्थल तक नहीं आती, ये इस तरफ ही रहती है। इसीलिए थार के मरुस्थल अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। आई बात सुनना, आगे की बात। थार के मरुस्थल में औसत वर्षा कितनी होती है? थार के मरुस्थल में औसत वर्षा कितनी होती है, याद करने लायक है। याद रखना, 0 से 50 सेंटीमीटर। थार के मरुस्थल में 0 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, 0 सेंटीमीटर भी वर्षा होती है। जैसलमेर का एक गांव है, बिल्कुल सम गांव। जैसलमेर की एक तहसील है, सम तहसील। मैंने आपको राजस्थान के परिचय में पढ़ाया था, सम तहसील। जो अपना राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो तहसील है, सम तहसील, जिसका गांव था कटरा। वही सबसे पश्चिमी गांव था, ये सबसे पश्चिमी तहसील है। राजस्थान की एकमात्र तहसील है या एकमात्र गांव कह सकते हैं, वो वनस्पति विहीन गांव है। यहाँ पर भाई साहब कभी कभी तो बिल्कुल बारिश की एक बूंद तक नहीं होती है, 0 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। अब समझ में, 0 से 50 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। और इस 50 सेंटीमीटर को भी फिर आगे धीरे धीरे मैं आगे और बताऊंगा, दो भागों में बांट देते हैं। यानी शुष्क मरुस्थल प्रदेश में 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। थोड़ा दिमाग रखना। आगे, यहाँ पे मृदा कैसी पाई जाती है? बिल्कुल भाई साहब, थार के मरुस्थल में रेत ही रेत है, इसीलिए यहाँ पे मृदा पाई जाती है, रेतीली मृदा। कैसी मृदा दोस्तों? रेतीली मृदा। बिल्कुल समझ में आई, रेतीली बलुई मृदा। ऐसा रेतीली मृदा या रेतीली बलुई मृदा, बलुई, याद रखना, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ की वनस्पति कैसी है? वनस्पति पाई जाती है भाई साहब, यहाँ पे जितने भी वनस्पति है वो सब कांटेदार वनस्पति है। कैसी वनस्पति है दोस्तों? कांटेदार। यानी कि जहाँ पे पानी की कमी होगी वहां पे पत्तियां नहीं आएगी, पेड़ की पत्तियां नहीं आएगी, सर्वाधिक कांटे होंगे। क्या होंगे? कांटे। कांटेदार वनस्पति पाई जाती है, जिनको अपन कह सकते हैं जीरो फाइटा, जीरो फाइटा। या इनको और कह सकते हैं मरुद्भिद। मरु यानी मरुस्थल में उगने वाली, मरुस्थल में उगने वाली मरुद्भिद प्रजाति भी कह सकते हैं। मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है, कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। ये इसकी विशेषता। कोई लफड़ा हुआ क्या दोस्तों? मैं और बताऊंगा, अभी और बताऊंगा। आप छापो इसको, छापो। मैं थोड़ा दूर हट जाता हूँ, याद करो इसको, लिखो। हाँ, याद हुए दोस्तों? समझ में आ रही है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। एक और बात बता देता हूँ, इस थार के मरुस्थल में सबसे जो बड़ी, आपने ऐसा कह सकते हैं कि थार के मरुस्थल में जो सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्रमुख रूप से थार के मरुस्थल की जो प्रमुख रूप से जो नदी है ना दोस्तों, वो लूनी नदी। अजमेर के नागपार से निकलती है, अजमेर के नागपार से निकलती है, वही लूनी नदी। अभी सुन, ये थार के मरुस्थल की सबसे प्रमुख या सबसे बड़ी नदी या पश्चिमी थार के मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कह सकते हैं, वो है लूनी। अभी सुन में, और इस पश्चिमी थार के मरुस्थल का जो सबसे बड़ा, अपन कह सकते हैं इनकी विशेषताओं में पढ़ा रहा हूँ कि सबसे बड़ा जिला भी बोले तो वो हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर। क्योंकि अपने राजस्थान का भी सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है? जैसलमेर। तो पश्चिम के थार के मरुस्थल का भी सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? जैसलमेर। और इस तरफ की सबसे बड़ी जो नदी है वो भी लूनी नदी। ये इनकी विशेषताओं में आपको कोई तकलीफ हुई क्या? बताओ। कोई तकलीफ नहीं हुई दोस्तों। याद करना, विश्व का सबसे सघन जो मरुस्थल है वो कौन सा है? थार का मरुस्थल है। विश्व का सबसे नवीनतम या सबसे युवा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। ये आगे की ओर बढ़ रहा है, युवा है इसलिए बढ़ रहा है, इसीलिए बढ़ने को कहते हैं रेगिस्तान मार्च कहते हैं। अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। थार के मरुस्थल में औसत वर्षा 0 से 50 सेंटीमीटर होती है। यहाँ की जो मृदा वो रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है, सर्वाधिक रेती रेत पाई जाती है। यहाँ पे जो वनस्पति है वो कांटेदार है, मरुद्भिद है, जीरोफाइटा है। और इस क्षेत्र की, थार के मरुस्थल की जो प्रमुख नदी है वो लूनी नदी, सबसे बड़ी नदी लूनी नदी कह सकते हैं। और इस क्षेत्र का, थार के मरुस्थल का जो सबसे बड़ा जिला बोल सकते हैं वो है जैसलमेर। क्या बोल सकते हैं? जैसलमेर। और सबसे बड़ी जो सिटी या शहर के रूप में बोल सकते हैं, थार के मरुस्थल का सबसे बड़ा शहर बोला जाए या थार के मरुस्थल का सबसे बड़ा शहर बोला जाए तो वो होगा जोधपुर। और थार के मरुस्थल का सबसे बड़ा जिला बोला जाए तो जैसलमेर होगा। समझ में आ रही है? या तो कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द?
नहीं, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। अब मैं और कुछ बताता हूँ, इसी विशेषता में पढ़ा रहा हूँ भाई, अभी तो रुको, आगे की बात करते हैं। भाई साहब, इस थार के मरुस्थल में नए जिलों के अनुसार कितने जिले आते हैं भाई साहब? थार के मरुस्थल में नए जिलों के अनुसार कितने जिले आते हैं? पहले के टाइम तो आपको पता है कितने जिले आते थे पहले, जब नए जिले नहीं बने 12 जिले आते थे। लेकिन अरावली के पश्चिम में जिले आते थे 13। जो ये एक जिला था, ये कौन सा था दोस्तों? सिरोही। सीधी बात। अरावली के पश्चिम में, पहले की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये पहले की बात कर रहा हूं, अरावली के पश्चिम में तो 13 जिले थे, लेकिन थार के मरुस्थल में कितने जिले थे? 12। क्योंकि जो केंद्रीय कृषि आयोग था उसने सिरोही को थार के मरुस्थल का हिस्सा या थार के मरुस्थल का जिला नहीं माना, क्योंकि इसमें से अरावली प्रदेश निकलता है। समझ में आई? ये पहले के टाइम था। लेकिन अपने को भाई साहब, अपने को नौकरी लेनी है, पहले वाला तो याद करना ही नहीं है, क्योंकि पहले वाला तो आएगा नहीं। गई अब नए जिलों के अनुसार कितने जिले, अच्छे से याद करना, 19 जिले। नए जिलों के अनुसार कितने जिले हो गए दोस्तों? 19 जिले हो गए। कितने जिले? 19 जिले। और अरावली के पश्चिम में, थार के मरुस्थल में तो 19 जिले, लेकिन अरावली के पश्चिम में कितने जिले? याद कर लेना, एक और जोड़ देना, और वो एक कौन सा है दोस्तों? सिरोही। और टोटली ऐसा पूछा जाए कि अरावली के पश्चिम में, दोनों क्वेश्चन अच्छे से सुन लेना, दोनों क्वेश्चन अच्छे से सुनना, मैं लिख देता हूं। थार के मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में जिले कितने? 19। अरावली के, अरावली के पश्चिम में जिले, अरावली के पश्चिम में जिले कितने? 20। क्योंकि जो सिरोही है, उस सिरोही को अरावली, जो सिरोही है उसको थार के मरुस्थल का हिस्सा नहीं माना जाता। समझ में आ गई? कितने जिले हो गए? अब वर्तमान में थार के मरुस्थल में कितने जिले आते? 19 जिले। कितने जिले? 19 जिले। अब 19 जिलों के मैं नाम लिखूंगा, तब तक तो आप पागल हो जाओगे, लेकिन मैं ऐसे ही सुना देता हूँ। सबसे ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। अपना गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, फिर बीकानेर, जैसलमेर, बालोतरा, फड़ौदी, बाड़मेर, अपना जो बालोतरा, इधर बाड़मेर, फिर सांचौर, जालोर, पाली। और बस उनमें ऊपर वापस इधर ये जो स्टार्ट करते हो, सीकर, चूरू, झुंझुनू। नीम का थाना नहीं आएगा दोस्तों, जो शेखावटी प्रदेश है वो नीम का थाना इसमें नहीं आएगा। नीम का थाना अपने अरावली प्रदेश में आ जाएगा। फिर नागौर, कुचामन, डीडवाड़ा, ये सब के सब इसमें, और एक लास्ट में सिरोही। और बस उनमें ये इतने सारे मैंने जिले बोल, याद करना आपकी जिम्मेदारी। और बस उनमें तो ये 19 जिले, और एक प्रदेश है, एक जो जिला है वो सिरोही है, वो अरावली के पश्चिम में आता है, थार के मरुस्थल में नहीं आता। यहाँ तक आपको कोई दुख दर्द या तकलीफ हो तो बोलो, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, अच्छे से याद हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से। साथ साथ में नोट्स बनाओगे तो याद होगा। मैं सबसे लास्ट में जाते जाते 2 मिनट में डेली जिस प्रकार आपको रिपीट करवाता हूँ, उसी प्रकार मैं अभी रिपीट करूंगा। सिर्फ 2 मिनट में आपको सारी चीजें याद करवाऊंगा। बस में अब देखिए, मैं बताता हूँ कि भाई मरुस्थल है, इन मरुस्थल के कैसे कैसे प्रकार है। मरुस्थल के प्रकार यानी मरुस्थल के कैसे कैसे प्रकार होते हैं, यानी मरुस्थल किस किस प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी मरुस्थल कैसे कैसे होते हैं दोस्तों। मरुस्थल के प्रमुख रूप से 3 प्रकार है। एक है हमबादा, बिल्कुल हमबादा। दूसरा है, थोड़ा मैं अभी एक एक बता देता हूँ, दूसरा है ईर्ग, और तीसरा है दोस्तों रेख। रेख, देखो दोस्तों, ये तीनों मरुस्थल के प्रकार है क्या, समझने वाली बात है। जो दोस्तों थार के मरुस्थल में, यानी ऐसा मरुस्थल जहां पे रेत नहीं हो, बिल्कुल रेत नहीं हो, चट्टानी भाग हो, केवल और केवल पथरीला भाग हो। कैसा भाग हो? पथरीला भाग। यानी कि पथरीला प्रदेश होता है, या अपन ऐसा कह सकते हैं जो पथरीला भाग है उसको कहेंगे हमादा। मरुस्थल के प्रकार बता रहा हूं, तीनों इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार आता है कि हमादा मरुस्थल क्या है। थार के मरुस्थल का वह भाग जो केवल और केवल पथरीला हो, वहां पे बिल्कुल रेत नहीं हो, वो हमादा कहलाता है। अभी मैं थोड़ी थोड़ी इसकी डीपली चर्चा करूंगा। ईर्ग, थार के मरुस्थल का वो भाग जहाँ पे क्या पाया जाता है, केवल और केवल रेतीला भाग होता है। रेतीला भाग, केवल और केवल रेत ही पाई जाती है, वो ईर्ग कहलाता है, ईर्ग मरुस्थल। और थार के मरुस्थल का वह भाग जहाँ पे क्या मिलता है, पत्थर भी मिलते हैं,
और रेत में मिलती है, यानी कि एक तरह का कह सकते हैं मिश्रित प्रदेश या मिश्रित भाग, उसको कहेंगे रेक। क्या कहेंगे? रेक। हमादा, थार के मरुस्थल का पथरीला जो इलाका है, पथरीला जो भाग है वो हमादा कहलाता है। इर्ग, केवल और केवल रेतीला जो भाग है वो इर्ग कहलाता है। और रेग क्या कहलाता है? पत्थर और रेत जो मिश्रित मरुस्थल होता है उसको रेग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेग। समझ में आ रही है? ये मरुस्थल के प्रकार है तीनों के तीनों। अब मैं एक एक प्रकार की बात करता हूँ, एक एक प्रकार की बात करता हूँ। पहला मैं लेता हूँ दोस्तों हमादा। हमादा, देखो दोस्तों जो ये हमादा है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखो दोस्तों एक इलाका है इधर पोखरण। कौन सा इलाका दोस्तों? पोखरण। और ये जो पोखरण है ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जैसलमेर। थोड़ा मैं इस तरफ लिख देता हूँ यहाँ। ये है दोस्तों पोखरण। और पोखरण आपको पता है कहाँ है? जैसलमेर में। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। इधर पता है दोस्तों, इधर है फलोदी। कौन सा है दोस्तों? फलोदी। पहले मैं जब पढ़ाता था तो लिखाता था फलोदी, आगे लिखता जोधपुर, लेकिन फलोदी अब खुद जिला बन गया, इसीलिए केवल और केवल मैं फलोदी लिख रहा हूँ। आई बात सुनने, केवल और केवल क्या लिख रहा हूँ? फलोदी, आगे जोधपुर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि फलोदी खुद जिला बन गया, खुद राजा बन गया बादशाह। आई बात सुनने, तो इधर तो पोखरण जैसलमेर, इधर है फलोदी। इस तरफ लेता हूँ दोस्तों एक स्थान है बालोतरा। बालोतरा में पहले लिखता था बाड़मेर, लेकिन बालोतरा भाई साहब खुद राजा बन गया, खुद जिला है, इसीलिए आगे बाड़मेर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालोतरा खुद जिला बन गया। तो पोखरण जैसलमेर से लेकर बालोतरा और फड़ौदी से लेकर बालोतरा और इधर पोखरण से लेकर फड़ौदी, इनके मध्य जो ये आकृति बनी है, यानी पोखरण, बालोतरा और फड़ौदी, इनके मध्य जो ये त्रिभुजाकार जो भूभाग है, ये जो त्रिभुजाकार जो भूभाग है, जो केवल और केवल कैसा भाग है? ये पूरा का पूरा पथरीला इलाका है, इसी को बोलते हैं हमारा। क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना डीपली क्वेश्चन आएगा कि हमादा प्रदेश कहाँ कहाँ पाया जाता है? पोखरण, जैसलमेर, फड़ौदी और बालोतरा, इन तीन जिलों में हमादा पाया जाता है। पहली बात, ये जो हमादा है ये कठोर पथरीला भाग है, कठोर पथरीला भाग है। पहला पॉइंट याद कर लेना कि हमादा कैसा भाग होता है? कठोर पथरीला भाग होता है। दूसरी बात, इस हमादा की आकृति कैसी दिखाई दे रही है आपको? त्रिभुजाकार। ये क्वेश्चन आया हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हमादा की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। जिन बंदों को ये जिले याद थे उन्होंने आकृति झट निकाल दी, फटाफट निकाल दी और आंसर कर दिया। ये क्वेश्चन आया हुआ इतना डीपली कि हमादा की जो हमादा जो पथरीला इलाका है, हमादा मरुस्थल की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। आई बात सुनने, कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। एक खास बात और बताता हूँ, जो ये पोखरण जैसलमेर से बालोतरा के मध्य है ना, यहाँ पर कुछ अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है? कुछ अवशिष्ट पहाड़ियां, यानी कटी फटी छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती है। उन पहाड़ियों को क्या कहते हैं दोस्तों? स्थानीय भाषा में मगरा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मगरा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पोखरण जैसलमेर से लेकर बालोतरा के मध्य जो अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती है उनको स्थानीय लोग क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मगरा। अब दोस्तों ये कठोर पथरीला भाग है, तो भाई साहब दिन में जब तावड़ो पड़े नहीं तो हाँ काटे बाद ही बड़े जो है पाव भाटा बड़े। आई बात समझे? तो कठोर जो ये पथरीला इलाका है, दिन में सूर्य की किरणें पड़ने से ये भाई साहब बहुत गर्म होता है, इसीलिए यहाँ पर सोलर ऊर्जा की संभावना है। किसकी ऊर्जा की संभावना है? सोलर ऊर्जा की, सूर्य ऊर्जा की संभावना है। इसीलिए इस स्थान पर, इस हमादा में किसकी स्थापना कर दी? सेज की स्थापना कर दी। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। क्वेश्चन आएगा भाई साहब, सीधा टपकेगा कि सेज की स्थापना कहां पे करी थी? हमादा क्षेत्र में। क्यों करी थी? कि हमादा पूरा का पूरा कठोर पथरीला इलाका है, और इस पथरीला इलाके पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है वो भाई साहब बहुत गर्म होती है, और जो ये पथरीला इलाका बहुत गर्म हो जाता है, इसीलिए इस हमादा क्षेत्र में किसकी स्थापना करी? सेज की। सेज का पूरा नाम है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। अब सुनना, किसने करी थी? अक्षय ऊर्जा निगम। अक्षय ऊर्जा निगम ने। मैं थोड़ी सी और डीपली करूं तो अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 2002 में होती है। एक तो रेडा 1985 में स्थापना हुई थी रेडा, और दूसरा है 1994 में स्थापना, 1995 में स्थापना हुई आरपीसीएल।
RPCL, उन दोनों को मिलाकर 2002 में अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना करी, जिन्होंने इस हमादा क्षेत्र में सोलर ऊर्जा की स्थापना की जाती है। ये आपको हमादा पूरा का पूरा मैंने डीपली बताया। हमादा मरुस्थल का एक प्रकार है, ऐसा मरुस्थल जहाँ पे केवल केवल पत्थर ही पत्थर पाए जाते हैं, उसको हमादा मरुस्थल कहते हैं। हमादा की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। हमादा कहाँ कहाँ पाया जाता है? पोखरण, जैसलमेर, बालोतरा, फड़ौदी, इनके मध्य पाया जाता है। पोखरण जैसलमेर से लेकर बालोतरा के मध्य जो कट्टी फटी अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती है, उनको मगरा कहते हैं। इस क्षेत्र में सेज की स्थापना कर रखी है। किसने करी? अक्षय ऊर्जा निगम ने। अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? 2002 में। पहली बात आपको समझ में आ गई क्या? अच्छे से समझ में आ गई क्या? कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ हो तो बोलो। छापो इसको, स्क्रीनशॉट लो, मैं दूर हट जाता हूँ। छापो इसको। कर दी दोस्तों? अच्छे से दिमाग में बैठ गया? बैठ गया ना? हाँ ठीक है। अब और आगे वाला भाग, दूसरा मैंने क्या बताया? ईर्ग। ईर्ग कैसा मरुस्थल है? रेतीला मरुस्थल। कैसा मरुस्थल है दोस्तों? रेतीला मरुस्थल। रेतीला मरुस्थल। दोस्तों जो ईर्ग है, ये केवल और केवल रेतीला मरुस्थल है। यहाँ पर रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, रेत के बड़े बड़े धोरे पाए जाते हैं, रेत के बड़े बड़े धोरे पाए जाते हैं, जिनको स्थानीय लोग क्या कहते हैं? टीले। क्या कहते हैं? टीले, धोरे। जो रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं, धोरे होते हैं, उनको टीले भी कहते हैं, रेत के धोरे भी कहते हैं। या एक जगह कहीं कहीं आपको शब्द ये भी मिलेगा, स्तूप। स्तूप का मतलब ही रेत के टीले ही होते हैं। ये रेतीला मरुस्थल है ईर्ग। और ये सबसे ज्यादा जो अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, वो जैसलमेर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा तो जैसलमेर में पाया जाता है। इसके साथ में अब नया जो जिला बन गया फड़ौदी, यहाँ पर भी ये ईर्ग पाया जाता है। इधर अपना बाड़मेर, यहाँ पे भी पाया जाता है। बीकानेर, यहाँ पर भी ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। ये ईर्ग है ना, ये प्रमुख रूप से यहाँ पाया जाता है। कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ कुछ नहीं। और जो तीसरा मैंने बताया था, वो क्या बताया था? रेक। क्या बताया था? रेक। ये तो दोस्तों मिश्रित मरुस्थल है। ये जगह 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 छितरा बितरा है। सिक्कर, चूरू, इधर पश्चिमी पाली है, जोधपुर ग्रामीण है, जो अपना सांचौर है, जालोर है, बालोतरा, इन सब में रेत पाया जाता है। ये तो सब जगह मिल जाता है मिश्रित मरुस्थल। खास तौर से इसमें याद रखने वाली बात थी हमादावाड़ी। किसकी थी? हमादावाड़ी। तो दोस्तों आज का सेशन मेरे हिसाब से लंबा हुआ होगा, लेकिन समझ में बहुत कुछ आया होगा। मैं मिटा देता हूँ इसको। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि मैंने आज जो पढ़ाया है, क्लास ली है, वो आपको कैसी लगी या आपको कितना याद हुआ। मैं अभी 2 मिनट में इसको रिपीट करता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले आज अपने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा था? थार का मरुस्थल पढ़ा। 2 मिनट में मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान इस तरफ देना, कान खुले रखना, अभी समझ में आ जाएगा। ये मैंने बताया था थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। जनसंख्या कितनी पाई जाती है? 40%। पहली बात, ये किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसको क्या कहा था? रुक्ष प्रदेश कहा था। मैं इंपॉर्टेंट बातें याद करवा रहा हूँ वापस, डीपली मैंने पढ़ा दिया, मुख्य मुख्य बातें। किसका अवशेष है? 33 सागर का, रुक्ष प्रदेश है। वो मछली का अवशेष कहाँ से मिला दोस्तों? कुलदरा गांव। और कुलदरा गांव कहाँ है? जैसलमेर। पहली बात, यहाँ तक कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने थार के मरुस्थल की बातें बताई थी। क्या क्या बातें? विशेषता, विश्व का सबसे क्या है? सघन मरुस्थल है। सर्वाधिक यहाँ पे क्या पाई जाती है? विश्व की सर्वाधिक यहाँ पे क्या पाई जाती है? जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ, विश्व की सर्वाधिक यहाँ पे क्या पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता मतलब यहाँ पर सर्वाधिक जीवों में विविधता। कैसे? यहाँ पर लोमड़ी पाई जाती है, बाकी छोटे मोटे बहुत सारे, पीवड़ा सांप पाया जाता है, पीवड़ा सांप। यहाँ पर लिलोण घास पाई जाती है, लिलोण सेवन घास पाई जाती है, दामन घास पाई जाती है, ये सब घास भी पाई जाती है। इतने सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। अभी तो ये कोई थार का मरुस्थल पूरा नहीं हुआ है, अभी तो मैंने एक पार्ट करवाया, अभी आगे और पढ़ेंगे। ये विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। और मैंने क्या पढ़ा है और बता देता हूँ, और बता रहा हूँ अभी तो। उसके बाद में ये सब कुछ मैंने विशेषता बताई। फिर यहाँ पे वर्षा बताई, कितनी वर्षा होती है? 0 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। आई बस में यहाँ पर जो मृदा बताई, वो रेतीली मृदा बताई थी, रेतीली बलुई मृदा पाई थी। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है, वो है जीरोफाइटा। कौन सी वनस्पति है? जीरोफाइटा, या मरुद्वीप प्रकार की वनस्पति है। ये सब कुछ पढ़ाने के बाद में
फिर मैंने आपको बताए थे मरुस्थल के प्रकार, कौन कौन से मरुस्थल है। पहला मरुस्थल का प्रकार लिया हमादा। हमादा एकदम पथरीला मरुस्थल है, यहाँ पर सर्वाधिक कठोर चट्टाने पाई जाती है। पोखरण जैसलमेर से लेकर मालहोत्रा इधर फड़ौदी, बीच में जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है वो हमादा है। यहाँ पर सेज की स्थापना कर रखी है अक्षय ऊर्जा निगम ने। पथरीला मरुस्थल खत्म। दूसरा बताया मैंने ईर्ग। ईर्ग रेतीला मरुस्थल है। अब मैं सुनने, ये हमादा के चारों ओर जो भी छूटा हुआ है वो सब के सब ईर्ग पाए जाते हैं, रेतीला मरुस्थल। फिर मैंने तीसरा बताया रेत। क्या बताया? रेत। ये एक प्रकार का मिश्रित मरुस्थल है जहाँ पे पत्थर और रेत दोनों पाई जाती है। दोस्तों ये सिर्फ मैंने 2 मिनट में मैंने आपको जितना भी पढ़ाया सबके सब रिपीट करवा दिया। दोस्तों इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आराम से इतने ठंडे दिमाग से इन सब चीजों को पढ़ो, सीधा दिमाग में उतरेगा। इतना कोई लोड लेके नहीं पढ़ना है, बस सीधा आप डेली, आप सुबह 10:30 बजे लाइव आया करो। मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूँ लेकिन आपको समझ में ही नहीं आती ये चीजें। आप डेली सुबह 10:30 बजे लाइव आओ। लाइव आने के बाद में आपको जो चीज नहीं समझ में आती आप कमेंट में क्यों नहीं लिखते हो? मैं डेली लाइव रहता हूँ, मुझे पता चले कि हाँ यार ये चीजें आई है। और आप यदि लाइव नहीं भी आ सकते हो तो बाद में आओ, तो बाद में भी आप कमेंट करके मेरे को बोलो सर ये क्या चीज है। मैं अगले दिन अगले दिन जो चीज आप लिखोगे मैं उसको अगले दिन एक्सप्लेन कर सकूं, अगले दिन मैं आपको वो चीजें समझा सकूं कि हाँ यार इस बंदे ने ये कमेंट करा था, ये बात क्या है, मैं आपको समझाऊं। लेकिन आप देखते बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे व्यू देखते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी देखते हैं, लेकिन कमेंट कोई नहीं करता है। पता नहीं वो क्यों नहीं करते। आप कमेंट करके मुझे बताओ ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ यार ये चीज मैंने ये बोली है या ऐसा बोला है या ये चीज समझ में नहीं है। भाई बस सुनने, तो दोस्तों आप डेली लाइव रहा करो या बाद में देखो तो भी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, आप कभी भी देख सकते हो। लेकिन कमेंट में जरूर लिखो कि सर अच्छा लगा या मेरे को बिल्कुल समझ में आया या नहीं समझ में आया, अच्छा गलत बुरा कुछ भी हो मेरे को लिखो ताकि पता चले कि हाँ यार मैंने अच्छा पढ़ाया, सही पढ़ाया, गलत पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों आज मैंने सिर्फ और सिर्फ थार के मरुस्थल की विशेषताएं, उसकी उत्पत्ति और मरुस्थल के प्रकार बताए। अभी तो थार के मरुस्थल में जो शुष्क थार का मरुस्थल और अर्ध शुष्क थार का मरुस्थल वो अभी पढ़ना बाकी है, वो मैं आपको कल वाले वीडियो में पूरा बता दूंगा। शुष्क थार का मरुस्थल पूरा बता दूंगा और अर्ध शुष्क मरुस्थल में जिसमें गगगा मैदान पढ़ेंगे, शेखावटी प्रदेश पढ़ेंगे, नागौरी उच्च भूमि पढ़ेंगे, गोडवार प्रदेश जिसको लूणी बेसिन कहते हैं अभी सुन में, या राजस्थान बांगर के अपने जो ये पूरा का पूरा इलाका राजस्थान बांगर में आता है जिसको अर्ध शुष्क प्रदेश को राजस्थान बांगर भी कहते हैं। इनके 4 भाग है, घग्गर मैदान, शेखावटी, नागौरी उच्च भूमि, गोडवार प्रदेश है, लूणी बेसिन। इन चारों भागों को और शुष्क मरुस्थलीय मैदान को पूरे को कल डिटेल से पूरी आधा 1 घंटे का वीडियो रहेगा दोस्तों। वो भी वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि ये जो भौतिक प्रदेश है ये बहुत लंबा वीडियो है। हाँ बहुत लंबा वीडियो, क्या बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन बिल्कुल आपको बेसिक से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। आज तो सिर्फ इसकी विशेषता, मरुस्थल के प्रकार, वो सब चीजें बताई, थार का मरुस्थल कैसा क्या है वो चीजें बताई। आई बस में तो कल ये थार का मरुस्थल मैं पूरा कर दूंगा एक वीडियो में और आगे। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगे आप बिल्कुल मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल सबके सब करो ताकि मुझे समझ में आए। ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय।